अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशंस, बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है ताकि आप लोगों को तमाम सोल्यूशन इस चैप्टर से रिलेटेड एक ही जगह पर मिल जाए। मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। हम पहले स्टेटमेंट को रीड कर लें, थोड़ा सा समझ लें और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। बेसिकली ये ए से लेकर हमारे पास एफ तक पार्ट्स हैं, टोटल 6 पार्ट हैं, जिसमें से मैंने एक पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इनको सॉल्व करके दिखाना है इन इक्वेशंस को। इक्वेशंस हम इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन हमें नजर आ रहा है। जब भी आपको इक्वेलिटी का साइन नजर आता है इस तरह के केसेस में, तो हम इनको बेसिकली इक्वेशंस जो है बोला करेंगे। इसको हम अलजेब्राइक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है, लाइक यहाँ पे जो ये a की वैल्यू है, ये इसके ऊपर जो हाईएस्ट आपको पार्ट नज़र आ रही है वो 2 है। अगर आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पार्ट 2 नज़र आ रही हो, इससे बड़ी कोई और पार्ट मौजूद ना हो, तो हम ऐसी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। और इक्वेशन के लिए लाजमी होता है यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होना। तो इनको सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करने का मतलब है इनमें जो वैल्यूज़ हमें नहीं पता उनकी वैल्यूज़ निकाल के दिखानी है। 9 तो पहले से एक कॉन्स्टेंट है, जबकि आप देखें a की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी a स्क्वायर की एक तरह की कह लें वैल्यू नहीं पता, और इधर भी जो a आ रहा है इसकी भी वैल्यू नहीं पता। तो बेसिकली हमने फाइंड आउट करके दिखानी है, ये हमने निकाल कर दिखानी है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस पहले वाले पार्ट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 9a इक्वल टू 0। तो आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, आपने उसमें एक चीज़ लाजमी देखनी है कि कहीं इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर तो कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने सबसे पहले वो कॉमन फाइंड आउट कर लेना है, इससे आपकी इक्वेशन जो है आसान हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 9a लिखा हुआ है, दोनों में a मौजूद है। बस फ़र्क ये है यहाँ पे जो a है इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 है या पार कह लें, और इधर जो a है उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, यानी उसकी पार 1 है। तो ऐसे केस में जब भी कोई वेरिएबल्स हों, या आप इसको भी समझने के लिए कह लें कोई अल्फ़ाबेट्स हों, उनमें जो छोटा एक्सपोनेंट होता है, यानी वो बेस जिसके ऊपर छोटा एक्सपोनेंट है यानी छोटी पार है, उसको आप एज अ कॉमन लिखते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर था, यहाँ पे a रेज़ टू पावर 1 है, तो आप a रेज़ टू पावर 1 को एज अ कॉमन लिखेंगे बाहर, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। और फिर आप ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अब a स्क्वायर का मतलब है, आप इसको इस तरह समझ लें, ये 2a थे, तो अगर एक a बाहर आ गया तो कितने a बचे? 1 बचा। तो इस 1 को आप पार की फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से a, और इसके ऊपर आप 1 लिख लें, या 1 ना भी लिखें इधर भी और इधर भी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे a स्क्वायर में से एक a बचा, क्योंकि एक a बाहर था, तो आपने लिखना है प्लस का साइन आगे। 9 तो कॉमन नहीं आया, तो 9 को आप वैसे लिखें। और ये सेम a रेज़ टू पावर 1 बाहर आ चुका है, तो अगर एक ये सेम चीज़ बाहर कॉमन आ चुकी हो तो फिर यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ बाहर आ चुकी है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू और 0 साथ वैसे का वैसे ही। अब जब भी यहाँ पे ये जो चीज़ हमने किया है, ये बेसिकली हमें क्या फ़ायदा देगी कि जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, लाजमी 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब होता है या तो ये पहली वाली चीज़ 0 के इक्वल है, या फिर ये a प्लस 9 जो है दूसरी वाली चीज़, दूसरी वाली एक्सप्रेशन, दूसरी वाली टर्म कह लें, ये 0 के इक्वल है। क्योंकि जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ सकता है जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो। तो हम इसलिए इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, या तो ये हो सकता है कि a 0 के इक्वल है, और या फिर ये हो सकता है, हम और का वर्ड यूज़ करेंगे कि a प्लस 9 0 के इक्वल है। हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, और ये तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, किसी और के ना हो, सिर्फ 0 के इक्वल हो। तो एक वैल्यू तो बहुत क्लियर है, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि a की वैल्यू कितनी है, वो है 0। लेकिन यहाँ से a की वैल्यू अभी निकाली जा सकती है। आप देखें a में प्लस हो रहा है 9, और जब भी कोई वैल्यू निकालनी होती है हम उसको सेपरेट करते हैं और बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये जो प्लस 9 है, अगर मैं इसको इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करूँ तो ये प्लस 9 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -9, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और 0 - 9 क्या होता है? वो होता है आपके पास -9।
तो देखें a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -9। तो इससे पता चला कि इस पार्ट की दो वैल्यूज़ हैं, a के दो आंसर्स हैं, एक तो 0 या तो a 0 हो सकता है और या फिर a कितना हो सकता है -9। ये इसका एक तरह का सोल्यूशन बन गया। और याद रखिएगा जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अननोन होता है उसकी हाईएस्ट आपको पार्ट 2 नज़र आ रही होती है, उससे बड़ी पार्ट नहीं होती, उसके हमेशा दो ही आंसर्स होते हैं। तो देखें यहाँ पे दो आंसर्स आए हैं, एक 0 और एक आया -9। तो अब हम कर लेते हैं इसका अगला पार्ट। तो मैंने यहाँ पर अब इसका बी पार्ट लिख लिया है। तो सेम प्रोसीजर आप देखें, यहाँ पे भी जो अननोन वैल्यू है जिसकी हमने बेसिकली वैल्यू निकाल कर दिखानी है वो बी है, और बी की आपको हाईएस्ट पार्ट यहाँ पे 2 नज़र आ रही है, जो कि साबित कर रही है कि ये जो एक इक्वेशन लिखी हुई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अभी मैंने आपको बताया था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो आपने उसमें एक चीज़ ज़रूर देखनी होती है कि कहीं उसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो आप उस कॉमन को निकाल लें, और इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा और आप इसको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखें इधर b² है और इधर b⁻1 है, और मैं भी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जब आपके पास वेरिएबल्स में, या अभी समझाने के लिए कह रहा हूं, कोई अल्फ़ाबेट्स में कोई चीज़ सेम हो, जैसे यहाँ पे भी b लिखा हुआ है, यहाँ पे b लिखा हुआ है, तो आपने उनकी पार देखनी है। तो उसमें जो छोटी पार होती है आप उस वाली टर्म को एज अ कॉमन बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे b² है और यहाँ पे b के ऊपर कोई पार नहीं यानी b⁻1 है, तो आप इस b⁻1 को बाहर कॉमन के तौर पर लिखेंगे। तो हम इसके सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, b को कॉमन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे देखें b को बाहर एज अ कॉमन लिख चुका हूँ, ठीक है। अब और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे ब्रैकेट्स डालेंगे। b² का मतलब है एक तरह के दो b मौजूद थे, एक b बाहर आ चुका है तो एक ही b बचेगा, आप यहाँ पे सिर्फ एक ही b लिखते हैं, माइनस का साइन लिखें। 7 तो कॉमन आया नहीं है तो इसलिए इसको वैसे ही नोट डाउन करें। ये b बिल्कुल सेम b बाहर मौजूद है, b⁻1 लिख लें या खाली b लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो इसका मतलब है 7 के साथ कोई चीज़ नहीं आएगी क्योंकि जो b था वो बाहर कॉमन आ चुका है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और आ जाएगा =0। अब देखें फिर दोबारा ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, b और b-7 जो कि दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 0 के इक्वल है। तो इसका ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 के इक्वल आ सकता है जब मैंने आपको भी पीछे बताया कि जब या तो ये पहली वाली चीज़ 0 के इक्वल हो या ये दूसरी वाली चीज़ यानी b-7 0 के इक्वल हो। तो हम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे कि ये तभी पॉसिबल है या तो b = 0 यानी b जो है वो 0 के इक्वल हो, या फिर ये दूसरी वाली टर्म या आप कह लें दूसरी वाली जो पूरी चीज़ है जो कि ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है यानी b-7 ये पूरी की पूरी चीज़ 0 के इक्वल हो। तो यहाँ पे तो b को फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे b सेपरेट हो चुका है और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो एक आंसर तो आ चुका है। यहाँ से हमें b को सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ -7 लिखा हुआ है। तो अगर हम इस -7 को दूसरी साइड पे मूव कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 0 + 7। तो यहाँ पे आप देखें 0 + 7 कितना होता है, वो होता है 7। तो इधर से हमारे पास b की दूसरी वैल्यू पता चल गई, यानी इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं पॉसिबल, एक है 0 और एक है 7 जो कि हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमेशा दो ही सॉल्यूशन आया करेंगे, तो जो कि हमने निकाल लिए। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट्स की तरफ। तो अब हमारे पास ये इसका पार्ट नंबर c है जो कि मैंने सामने लिखा हुआ है, जो कि है 5c² + 25c = 0। अगेन जो चीज़ इसमें हमने फाइंड आउट करनी है वो है c की वैल्यूज़, यानी c एक तरह का इसमें वेरिएबल का पार्ट प्ले कर रहा है आप कह लें, और c की हाईएस्ट पावर आपको फिर दोबारा 2 नज़र आ रही है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर देख लेनी है कि क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो इधर आप देखें काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, पिछले क्वेश्चंस में के लिहाज से पिछले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स में से कॉमन आता था या आप कहने अल्फ़ाबेट्स में से कॉमन आता था। इधर आपको कुछ ना कुछ नंबर्स में भी कॉमन नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं जो 5 है और ये जो 25 है ये दोनों सेम टेबल पर आते हैं, ये दोनों 5 के टेबल पर आते हैं। तो नंबर के केस में कॉमन इस तरह निकाला करेंगे कि अगर कोई दो नंबर आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं जो सेम टेबल पे आते हैं तो जिस टेबल पे आते हैं वही उनके अंदर कॉमन कहलाएगा। और याद रखिएगा सबसे बड़ा नंबर आपने कॉमन निकालना होता है, यानी 5 और 25 में आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबसे बड़ा भी हो और इन दोनों को डिवाइड भी करता हो, और वो इन दोनों को डिवाइड तभी करेगा जब वो उसके टेबल पर आएगा। तो एक तरह का 5 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, और 5 से बड़ा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है जो 5 और 25 को डिवाइड करें। तो इससे पता चला कि इसमें एक चीज़ कॉमन है वो है 5, क्योंकि 5 इन दोनों को डिवाइड करता है। याद रखिएगा ये जो भी नंबर आप कॉमन के तौर पे लिखें ये सबसे बड़ा होना चाहिए, इससे आपकी चीज़ें आसान होंगी। अगर आप इसको स्मॉलर नंबर कोई आपको मिल रहा है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता होता तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, आपको आगे फिर भी दोबारा भी एक बार कॉमन लेना पड़ सकता है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ जो भी दो नंबर्स हों उनको ऐसा नंबर ढूंढें जो सेम हो, जो कि इन दोनों को डिवाइड करता हो, यानी सेम नंबर हो और सबसे बड़ा हो। तो 5 और 25 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 5 ही है। इसके अलावा आप देखें c² यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे c⁻1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो यानी c⁻1 है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई वेरिएबल आए या आप अभी फिलहाल उसको कह लें समझने के लिए कोई अल्फ़ाबेट हो, उसके ऊपर कोई भी पार्ट लिखी हो और वो दोनों जगह मौजूद हो, जैसे पहली टर्म में भी मौजूद है c
और 25 के साथ भी c मौजूद है, तो जो छोटी पावर होगी उस वाली टर्म को आपने कॉमन में लिखना है। तो c रेज़ टू पावर स्मॉलर आपके पास एक तरह का बनेगा, यहाँ पे 1 जो है स्मॉलर है 2 से, तो इसलिए आप लिखेंगे c को भी बाहर एज अ कॉमन। अब आप ब्रैकेट डालेंगे। अब देखें 5 तो एज इट इज़ आप देखें बाहर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे तो अंदर 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और c स्क्वायर में से का मतलब है 2 c थे, एक c बाहर है, तो आपको जस्ट यहाँ पे एक c लिखने की ज़रूरत है, प्लस का साइन। अब देखिए जब यहाँ पे 25 आ गया, इसको आपने किस तरह डील करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे तो बड़ा आसान था पहली टर्म में कि 5 बाहर मौजूद था, आपने इसलिए 5 नहीं लिखा। तो 25 के केस में क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपने कॉमन निकाली हुई आप उसका टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कितने टाइम्स 25 उस टेबल में आता है। तो 5 कितने टाइम्स 25 होता है, आपको पता है 5 टाइम्स 25 होता है। तो इस 25 की जगह पे आप 5 लिखेंगे, यानी नंबर के केस में आपको टेबल्स पढ़ने पड़ेंगे और टेबल के लिहाज से डिसाइड करना पड़ेगा कि ब्रैकेट के इनसाइड क्या आता है। तो यहाँ पे 25 था, तो 5 टाइम्स 25 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये एक ही c है और यही बाहर आ चुका है जो कि c रेज़ टू पावर 1 है। आप ऊपर 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाहर मौजूद है। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल टू 0 डाल देंगे। आप ये जो c के साथ मैंने कुछ नहीं लिखा, जो कि मैंने आपको इसलिए समझाया कि 5 बाहर आ चुका था, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी इसको भी ऐसे ही टेबल पढ़ के कर सकते थे, क्योंकि 5 1 टाइम्स 5 होता है। तो आप देखें c के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी एक तरह का 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब फिर दोबारा देखें, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया बाकी क्वेश्चंस की तरह। यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, और मैं आपको बता चुका हूँ जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब है पहली वाली जो चीज़ है, यानी पहली वाली एक तरह की टर्म कह लें, वो अलग से 0 के इक्वल रखनी है, और का वर्ड यूज़ करेंगे, और c+5 को आप अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे c के साथ 5 लिखा हुआ है, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है हम उसको आइसोलेट करते हैं, उसको बिल्कुल ही सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि c के साथ 5 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ताकि c की वैल्यू आ जाए। या आप इस तरह कर लें कि दोनों साइड पे 5 से डिवाइड कर लें, दोनों की मीनिंग सेम ही है। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जो c बचेगा, यानी c आइसोलेट हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 5 आपको पता है 0 होता है, तो c की एक वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे +5 है, इसको इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों साइड पे 5 को सेपरेट करवा दें, तब भी सेम आंसर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 0 - 5 आपको पता होता है -5, यानी इस इक्वेशन के दो आंसर्स आ गए, एक 0 और एक आपके पास आ गया -5। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो मैंने भी यहाँ पे पार्ट नंबर डी लिख लिया है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप देखें कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो नंबर्स की बात कर लें तो 3 और 4 सिर्फ अपने टेबल्स पर ही आते हैं, यानी 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होता है, 4 आपके पास एक तरह का 4 से भी होता है, बल्कि ये 2 से भी होता है। यहाँ पे 4 जो है ये 4 पे भी आएगा और 2 पे भी आएगा। तो इधर कोई भी ऐसा कॉमन टेबल आप या कॉमन नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे कि जो इन दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि 3 ने सिर्फ 3 पे ही डिवाइड होना है, जबकि 4 ने 2 और 4 पे होना है, तो इसका 3 से कोई ताल्लुक नहीं बनता। यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं है, कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे, तो इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है। तो बात कर लें डी के ऊपर, तो डी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इधर डी के ऊपर कोई पार्ट नहीं, यानी 1, दोनों में डी आ रहा है, यानी डी कॉमन तो है। तो किस डी को लिखेंगे बता चुका हूँ, जिसमें आपके पास स्मॉलर ऊपर पार हो, स्मॉलर एक्सपोनेंट लिखा हो, उसको आप एज अ कॉमन निकालेंगे। तो d रेज़ टू पावर 1 को आप बाहर लिखेंगे एज अ कॉमन, ब्रैकेट्स डालेंगे। तो 3 तो कॉमन आया नहीं है, इसलिए इसको वैसे ही लिखेंगे। डी स्क्वायर में से एक डी बाहर है, तो एक डी बचेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस का साइन। 4 भी कॉमन नहीं आया, इसको वैसे ही लिखेंगे, और ये सेम डी बाहर कॉमन आ चुका है, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू 0। फिर से दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब है पहली चीज़ को अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, यानी डी को अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, और का वर्ड यूज़ करेंगे, और 3d - 4 को अलग से 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि d पहले ही सेपरेट है और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ चुकी है, तो ये इसका एक आंसर हो चुका है। यहाँ पे आपके साथ d के साथ 3 भी नज़र आ रहा है, और ये -4 भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए इधर थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो आप 3d को वैसे ही रहने दें, ये -4 है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0 में, तो ये हो जाएगा 0 + 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड पे 4 को ऐड करवा दें, तो 4 को ऐड करवाने से भी आपको यही चीज़ मिलेगी। तो 3d यहाँ पे वैसे ही लिख लें, 0 + 4 आपको पता है होता है 4, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये भी एक डी का आंसर आ गया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स फॉर्म में, यानी नीचे लिखें 3, और 3 1 टाइम्स होता है 3, और 3 में 1 प्लस करने से 4 बनेगा, जो कि यहाँ पे न्यूमरेटर है, तो उस 1 को आप ऊपर लिख लें। तो ये दोनों ही आंसर्स आप पुटअप कर सकते हैं, दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। तो हमारे पास एक डी का आंसर आ गया 4/3, जिसको आप 1 होल नंबर 1/3 भी लिख सकते हैं, और एक आंसर आ गया 0। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट।
तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट लिख लिया है जो कि पार्ट नंबर ई है आपके पास। और अगेन आप सबसे पहले इसमें चेक करें कि क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। तो पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। 3 और 81 ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो कि आपको 3 के टेबल पर मिल जाएंगे, यानी ये दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं और कोई भी 3 से बड़ा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करता है। तो सबसे बड़े नंबर को ही बेसिकली कॉमन लिख रहे होते हैं ऐसे केसेस में। तो 3 और 81 को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है वो 3 है, तो इसलिए आपको लिखेंगे 3 को कॉमन। तो आप लिखेंगे 3 यहाँ पे आएगा कॉमन। आप देखें यहाँ पे f⁻1 है, यहाँ पे f⁻² है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी वेरिएबल्स अगर आपको दोनों टर्म्स में नजर आ रहे हो, जैसे 3 के साथ f नजर आ रहा है, 81 के साथ भी आपको f नजर आ रहा है, लेकिन उनकी पार्ट्स डिफरेंट हो, तो जो छोटी पावर वाली टर्म होती है उसको आप एज अ कॉमन लिखेंगे। तो f⁻1 इसको आप एज अ कॉमन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो पावर ग्रेटर है इस f के ऊपर, ये 2 है, तो आप इधर f⁻1 को एज अ कॉमन लिख लेंगे। इसके ऊपर 1 डाल लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब आप ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अब देखें 3 बाहर मौजूद है एग्जैक्टली, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। f⁻1 बाहर मौजूद है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी पहली टर्म में जो भी चीज़ें लिखी हुई वो बाहर कॉमन आ चुकी हैं। तो जब ऐसा हो कि पहली टर्म में जो भी चीज़ लिखी हो बाहर कॉमन आ चुकी हो, तो उसकी जगह पे आप 1 लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, जिस तरह मैंने भी लिखा है। आगे माइनस का साइन। अभी 81 है। अब देखें नंबर्स के जब आप कुछ नंबर कॉमन निकालेंगे तो आपको उसका टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो आपको 3 का टेबल पढ़ना है और ये देखना है 3 कितने टाइम्स 81 होता है। तो 3 27 टाइम्स 81 होता है, तो आपने यहाँ पे 81 की जगह पे लिखना है 27। और f² में से एक f बाहर कॉमन आ चुका है, यानी 2 थे ये f क्योंकि ऊपर पार्ट 2 है, तो एक बाहर है, तो कितने बचेंगे, एक ही बचेगा, वो आप इसके साथ लिख दें और ब्रैकेट और इक्वल टू 0। तो फिर दोबारा दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। मैं आपको बता चुका हूँ जब ऐसा केस है इसका मतलब है आपको पहली टर्म को अलग से 0 के इक्वल रखना है, या तो ये 0 के इक्वल है और का वर्ड यूज़ करना है, या फिर ये वाली चीज़ 0 के इक्वल है, यानी 1 - 27f 0 के इक्वल है। यहाँ पे 3f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड होगा इस तरीके से। तो 0 डिवाइडेड बाय 3 होता है 0। आप दोनों साइड्स पे 3 से डिवाइड कर देते तब भी आपको सेम सोल्यूशन ही मिलता। अब यहाँ पे आप देख लें तो इधर आप देखें ये +1 है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे f की वैल्यू निकालनी है, तो उसके साथ जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसको दूसरी तरफ मूव करना है ताकि f की वैल्यू आ जाए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहे पहले -27f को उधर मूव कर लें या 1 को मूव कर लें, दोनों तरीके से आंसर्स ठीक आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो -27f है मैं इसको इक्वेशन की अगर दूसरी तरफ मूव कर दूँ तो ये हो जाएगा +27f इस तरीके से, ठीक है। और 0 + 0 में कुछ भी ऐड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 0 + 27f होगा 27f, और यहाँ पे 1 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये जो 27f से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 27 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा जस्ट f। तो इसका मतलब है हमारे पास f का एक और आंसर आ गया जो कि है 1/27। तो दो सॉल्यूशंस हमने निकालने थे वो हमें मिल गए हैं, एक है 0 और एक है 1/27। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ई। अब करते हैं अगले पार्ट को। तो अब मैंने ये पार्ट नंबर f लिख लिया है और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएंगी। वो किस लिहाज से, इस माइनस के लिहाज से। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसमें जो पहली टर्म थी उसके पीछे नेगेटिव साइन नहीं था, और आप देखें यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को डिफरेंट लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि ये नेगेटिव सिर्फ यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये बीच में भी मौजूद है, यानी एक तरह का आप नेगेटिव कॉमन निकाल सकते हैं। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ नेगेटिव का साइन आ रहा हो, हम यूजुअली इस नेगेटिव को कॉमन निकाल लेते हैं। आप ना भी निकालें तो भी इससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कॉमन निकालने से कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। तो पहले तो कॉमन की बात कर लेते हैं। तो आप देखें 4 और 16 दोनों ये नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के टेबल पर आते हैं और इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो हम 4 को तो कॉमन लिखेंगे। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि 4 कॉमन आएगा। h² यहाँ पे भी आ रहा है 4 के साथ, 16 के साथ भी h लिखा हुआ है, पार्ट्स दोनों के डिफरेंट है। बता चुका हूँ जब इस तरह का केस हो कि आपको एक वेरिएबल दोनों जगह दोनों हर टर्म्स के साथ नजर आ रहा हो, तो यहाँ पे 2 ही है तो दोनों के साथ नजर आ रहा हो, तो जो छोटी पार होगी उस वाले टर्म को आप एज अ कॉमन लिखेंगे। तो h² और h⁻1 में ये 1 छोटी पार है, तो इसको आप बाहर एज अ कॉमन लिखेंगे। और इधर मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव को कॉमन निकालें तो आप नेगेटिव भी कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे? आप जस्ट बाहर नेगेटिव का साइन लिख दें, इसका मतलब है आपने एक तरह का नेगेटिव को भी कॉमन निकाल दिया। अब आप जब ब्रैकेट डालेंगे तो कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी, ये आपने याद रखनी है कि जब भी आप नेगेटिव को बाहर लिखते हैं कॉमन के तौर पे तो अंदर साइन चेंज होते हैं, यानी जो पहली नेगेटिव टर्म है ये तो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 4 बाहर लिखा जा चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। h² में से एक h बाहर है तो एक बचेगा, तो आप यहाँ पे एक h लिख लें इस तरीके से।
अब फिर दोबारा ये बीच वाला साइन नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा? क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाला हुआ है और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसलिए आपको प्लस लगाना है। जब ब्रैकेट्स हटाते हैं तब भी साइन चेंज करते हैं इस तरह के केसेस में, और जब ब्रैकेट्स लगाते हैं माइनस कॉमन लेके तो तब भी साइन चेंज करना है। अब आप देखिए 16 है, मैंने आपको बताया हुआ जब आपने कॉमन नंबर निकाला हो तो आपने टेबल पढ़ना है। तो 4 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये एच है आपके पास जो कि यहाँ पे 16 के साथ लिखा हुआ है, ये पहले ही बाहर कॉमन आ चुका है, इसकी पार भी 1 है, बाहर वाले की पार भी 1 है, तो इसका मतलब है आपको इस एच की लिखने की जरूरत नहीं है। आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इक्वल टू 0 लिख देंगे। अगर आप ये नेगेटिव कॉमन ना भी लेते तो भी क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैंने यहाँ पे नेगेटिव कॉमन इसलिए लेके दिखाया है ताकि कहीं आगे क्वेश्चंस में आपको नजर आए तो आपको ये चीज़ आती हो, इससे अक्सर क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। अब देखें दो चीज़ें बन गई हैं, एक है नेगेटिव 4h यानी या तो ये 0 के इक्वल होगा क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब है या तो -4h 0 के इक्वल है, या फिर ये जो दूसरी टर्म्स लिखी हुई हैं h और 4 यानी h+4 या तो ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे नेगेटिव 4h से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको h की वैल्यू चाहिए, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो आपको पता है उसका आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू तो आ गई h की 0, और यहाँ पे h+4 है, इस +4 को जब आप इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे ये माइनस हो जाएगी यानी 0 - 4। आप दोनों साइड्स पे 4 को सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं तो भी यही मीनिंग है। तो 0 - 4 कितना होता है, वो होता है -4। तो एक आपका आंसर आ गया ये h = -4, यानी इस इक्वेशन के दो आंसर पॉसिबल थे, एक था 0 और एक था -4, और दोनों ही हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।